जी अस्सलाम वालेकुम। हम सीवीएस शुरू करने लगे हैं। तो ये सबसे पहले हाइपरटेंशन का डायग्नोज आपने कैसे बनाना होता है। हाइपरटेंशन का आपने डायग्नोज इस तरह से बनाना होता है कि यहाँ तो उसको एम्बुलेटरी ना बीपी मॉनिटरिंग करनी होती है 24 से 48 घंटे के लिए। वो ना हर आधे घंटे बाद ना बीपी मॉनिटर करता रहता है। यहाँ पेशेंट को हमने कहना है कि घर जाके सुबह शाम बीपी चेक करें 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद हमने उसकी एवरेज निकालनी होती है। अगर बीपी हाई है तो हमने उसकी एंटीकोएगुलेशन स्टार्ट कर देनी होती है। उसके बाद अगर वो भी ये भी नहीं कर सकता तो हमने उसकी ऑफिस की रीडिंग लेनी होती है जो कि 1 वीक का पार्ट हो। उसमें फिर हम इसको 3 रीडिंग्स पे डायग्नोज करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमने हाइपरटेंशन के लेबॉर्ट्री वैल्यूएशन के लिए कौन से टेस्ट कराने हैं। हमने मतलब रेनल फंक्शन टेस्ट कराने होते हैं। उसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट, क्रेटिनिन, यूरिन एनालिसिस और सीरम एल्ब्यूमिन और क्रेटिनिन रेशो। अब एंडोक्राइन में आप देख लें कौन सी चीज़ें हाइपरटेंशन करा सकती हैं। थायराइड करवा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल, हाइपोगलिसरीमिया करा सकता है और डायबिटीज़। के बाद कार्डियक में ईसीजी को कार्डियोग्राफी अदर टेस्ट में वही हैं, यूरिक एसिड और सीबीसी। यूरिन एनालिसिस हम हीमाचूरिया और यूरिन प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशो के लिए करवाते हैं। इसमें कि कौन सी कंडीशन के लिए कौन सी ड्रग जो सी है एंटी हाइपरटेंसिव वो बेस्ट है। अगर किसी को क्रोनरी आर्थरीरोस्क्लेरोसिस या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास है उसको तो कैल्शियम चैनल एंजाइना के लिए वो उसको तो कंट्रोल करेगी, साथ एंजाइना को भी कंट्रोल करेगी। पोस्ट एमआई में हम एआरबीज देते हैं या बीटा ब्लॉकर देते हैं ताकि उस बंदे का जो सा है वो रीमॉडलिंग ना हो। उसके बाद हार्ट फेलियर विद द रिड्यूस एजेक्शन फ्रैक्शन, इसमें भी एस और एआरबी, बीटा ब्लॉकर, डायूरेटिक या एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, स्पाइरोनोलैक्टोन वगैरह। रीमॉडलिंग से बचाने के लिए एफिब के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, सीकेडी के लिए एस इनहिबिटर क्योंकि ये प्रोटीन को कम करते हैं। उसके बाद गाउट के लिए थायाजाइड के अलावा कोई भी दे सकते हो। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए थायाजाइड, माइग्रेन के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बीटा ब्लॉकर हाइपोग्लाइसीमिया का करवा सकते हैं। इसके बाद कि जिस पेशेंट के 60 से ज़्यादा होना तो हमने उसमें हमारा टारगेट होता है 150/90 से कम का, और सीकेडी और डायबिटीज़ के पेशेंट में होता है 140/90 का। चॉइसेस ब्लैक में कभी भी एस और एआरबी फर्स्ट लाइन ही होते हैं, थायराइड डायूरेटिक फर्स्ट लाइन होते हैं। बाकी सब में हम एस, एआरबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये पहले दे सकते हैं। उसके बाद है जी सेकेंडरी। ये एक पेज एक दफ़ा आप सारा देख लें क्या क्या हमने इसमें पढ़ा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सेकेंडरी कासेस क्या हो सकती हैं। सबसे पहले आपने ना किडनी को ज़हन में रखना है। अब किडनी की पेरेन्काइमल कासेस हैं तो क्रेटिनिन ओबियसली ज़्यादा होगा और यूरिन एनालिसिस ख़राब होगा। रेनोवैस्कुलर डिजीज़ है तो हमारे पास ब्रूई आएगी। उसके बाद पेशेंट जो है वो फ्लैश पल्मोनरी या डीमा इसमें होगा और क्रेटिनिन ज़्यादा होगा। अब उसके बाद हम आ जाते हैं एड्रीनल मेडुला पे। किडनी के ऊपर वो पड़े होते हैं ना एड्रीनल ग्लैंड, उसमें मेडुला होता है कोर्टेक्स। अब मेडुला में क्या सेक्रीट करता है वो हमारे पास एपिनेफ्रिन। अब उसका ट्यूमर हो जाएगा तो फियोक्रोमोसाइटोमा होगा, पेरोक्सिसोमल हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, हेडेक, पाल्पिटेशन, डायफरेसिस। उसके बाद हमारे पास अगर कोर्टेक्स का ट्यूमर होगा तो जो सा हमारे पास ग्लोमेरुलोजा का ट्यूमर होगा तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, इसमें हाइपोक्लीमिया होगा और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। उसके अलावा अगर हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम होगी है उसमें हमारे पास कुशनाइड हैपिटस प्रोक्सिमल मसल एट्रोफी होगी और हाइपरग्लाइसीमिया होगा। उसके बाद आप आ जाएँ थायराइड पे। तो थायराइड अब देखें, थायराइड के साथ थायराइड भी पड़ा हुआ है, पैराथायराइड भी पड़ा हुआ है। अब थायराइड का डायग्नोसिस हम ऐसे बना सकते हैं कि जो थायराइड होता है ना हमारे पास, उसमें अगर हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म का आपने फीचर देख लेने। हाइपरथायराइडिज्म में सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होती है, हाइपोथायराइडिज्म में डायस्टोलिक हाइपरटेंशन होती है। उसके साथ ही पैराथायराइड पड़े हुए हैं। इसमें आपने बाकी हाइपरकैल्सीमिया के सिम्टम्स देख लेने हैं, जैसे कि लिखे हुए हैं कि उसको हाइपरकैल्सीमिया, रेनल स्टोन, एब्डोमिनल पेन या न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स तो नहीं है। उसके अलावा आपने ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनी और कोआक्टेशन ऑफ एरोटा जो है वो आपने 2 कासेस हो सकते हैं। ये अलग कासेस हैं, इसमें हमारे पास नेक सर्कमफेरेंस ज़्यादा होती है। अच्छा, प्रेगनेंसी में हम कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। लेबीटालोल, बीटा ब्लॉकर, नेफिडिमीन और मेथाइलडोपा। बिट ओ बीटा ब्लॉकर्स, लेबीटालोल, नेफिडिमीन और मेथाइलडोपा। क्लोनिडिन और डायूरेटिक भी दे सकते हैं, बाकी सारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ऐसे रेनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन जो सा मोस्ट कॉमन काज है हाइपरटेंशन की बच्चों में, और रेनल अल्ट्रासाउंड से हम डायग्नोज करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और रेनल आर्टरी एंजियोप्लास्टी। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसकी मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपने पेशेंट की डाइट चेंज करवानी है। उसके बाद हमने अगर 25 से BMI ज़्यादा है तो उसका वेट लूज़ करवाना है। एरोबिक एक्सरसाइज 30 मिनट 5 दिन के लिए। उसके बाद डाइटरी सोडियम उसका 1.5 to 3 से कम करवाना है, और अल्कोहल की लिमिटेशन करवानी है कि या तो बंदे जो से आदमी है वो 2 ड्रिंक्स ले सकते हैं दिन में, और औरत जो सी वो 1 ड्रिंक ले सकती है।
स्मोकिंग सेसेशन जो है वो हमारे पास हाइपरटेंशन को कम तो नहीं करती, लेकिन ये ओवरऑल रिस्क को कम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस इनहिबिटर जो हैं ये ग्रेटेस्ट डिटेक्शन करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर का हाइपरट्रॉफी की, इसलिए फर्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, ग्रेटेस्ट डिटेक्शन इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। बाकी ये पेज की तस्वीर देख लें आप। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पेशेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल पी रहा है और वो हाइपरटेंशन पे है, तो उसकी 2 मेडिसिन दी हुई हैं लेकिन कंट्रोलिंग हो, जिसको कहना भाई जैसे अल्कोहल है कम करो। उसके बाद अगर फिजियोलॉजिकल काज ऑफ आइसोलेटेड, आपको पता है बूढ़ों में जो स्टिफनेस हो जाती है आर्टरीज की, जिसकी वजह से हो जाता है। अब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और एमरजेंसी में क्या फ़र्क होता है कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है 120/180 से ब्लड प्रेशर ज़्यादा, लेकिन एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होता पेशेंट को, ठीक है। और हमारे पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है जिसमें एंड ऑर्गन डैमेज हो जाता है। इसमें हम आईवी मेडिसिन देते हैं एमरजेंसी में और ओरल देते हैं उसमें अर्जेंसी में। एमरजेंसी में आईवी में लबीटालोल आ जाती है, ओरल में नेफिडिपिन आ जाती है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब ज़्यादा होता है? जब हमारे पास ओल्ड एज में स्टिफनिंग हो जाती है या एडर्टिक वाल्व इनसफिशिएंसी होती है ना, आपको पता है ना, उसमें सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होती है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। सबसे पहले एंडोकार्डाइटिस क्या होता है ये समझना इसमें ज़रूरी है। एंडोकार्डाइटिस के रिस्क फैक्टर होते हैं कि जब कोई बंदा है उसको कंजेनिटल हार्ट डिसीज है, पहले भी हुआ है उसको, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आई हुई, ड्रग यूज़र नहीं, कैथेटर। इसके सिम्टम ये होंगे कि पेशेंट को फीवर होगा, स्प्लीनोमेगाली होगी, इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना हो सकता है और उसके अलावा हमारे पास ओसलर नोड्स या फिर रूट्स बोर्डिंग स्प्लिंटर हेमरेज हो सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना भी हो सकता है और उसके अलावा वैस्कुलर भी हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना को आपने रोग से याद रखना है, ROGC, रोथ स्पॉट, ओसलर नोड्स और जी से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और वैस्कुलर फिनोमिना को आपने याद रखना है PSG के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, सॉरी ये मैं हलाई जा रहा हूँ, उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में हमारे पास हम यूरिन एनालिसिस करा लेते हैं, लेकिन सबसे पहला हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हमने ब्लड कल्चर करवाने होते हैं। ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी इसमें ज़्यादा कामयाब होती है। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? हार्ट में क्या कर सकता है? वाल्व को डैमेज करेगा, वैल्वुलर इनसफिशिएंसी, पेरीवैल्वुलर अब्सेस कर सकता है जिसकी वजह से कंडक्शन अबनॉर्मैलिटीज़। ब्रेन में जब एम्बोलिज्म जाएगा तो हमारे पास स्ट्रोक, हैमरेज, अब्सेस और मेनिंजो एन्सेफलाइटिस हो सकता है। रेनल में हमारे पास रेनल इन्फेक्शन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कर सकता है। और मस्कुलोस्केलेटन में ओस्टियोमाइलाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस और मस्कुलोस्केलेटल अब्सेस कर सकते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हमारे पास इंट्रावेनस ड्रग यूज़र्स के साथ कैसा होता है? जो इंट्रावेनस ड्रग यूज़र होते हैं उनमें इसका ख़तरा ज़्यादा होता है क्योंकि वो माइक्रो डैमेज करते हैं वाल्व को। उनके बाद HIV का रिस्क बढ़ जाता है। ये राइट साइडेड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व को ज़्यादा होता है। सेप्टिक एम्बोलाइज में बहुत प्रेजेंट होते हैं। हार्ट फेलियर ये कभी कभी करता है और इसमें हमारे पास पेरिफेरल जो सी लेजन भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ये हमारे पास रूथ स्पॉट्स आ गए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये येलो सा जो सा है ये हमारे पास रूथ स्पॉट है जो आइज़ में होते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास सेप्टिक एम्बोलाई आए हुए हैं, ये भी सेप्टिक एम्बोलाई हैं, ये भी सेप्टिक एम्बोलाई हैं। उसके बाद ये मैंने आपको बताया था कि ब्लड कल्चर से हमारी एवेलुएशन शुरू होती है। उसके बाद पेरीवैल्वुलर अब्सेस जब भी बनेगी तो हमारे पास कंडक्शन अबनॉर्मैलिटीज़ आएंगी और जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉक हो सकता है। कौन सा वाल्व सबसे ज़्यादा कॉमन इन्वॉल्व होता है? एओर्टिक वाल्व। कॉमन व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन फिनोमिना इन द राइट साइडेड में सेप्टिक परमोनरी सेप्टिक एम्बोलाई आएंगे। उसके बाद हमारे पास ये स्प्लिंटर हैमरेज और जेनवे लेजन जो सी होती हैं ये राइट साइडेड पे नहीं होती। जो विरिडेंस होते हैं ये हमारे पास हाईली ससेप्टेबल होते हैं। पेंसिलिन को या तो हमने IV पेंसिलिन जी देनी होती है, कभी भी एंडोकार्डाइटिस में हमने ओरल ड्रग नहीं देनी, या IV सेफ्ट्रैक्सोन देनी होती है। तो हम इसमें सेफ्ट्रैक्सोन को इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि ये दिन में 1 दफ़ा देनी पड़ती है और जो सी हमारे पास वो पेंसिलिन है वो 4 से 5 से 6 दफ़ा देनी पड़ती है। उसके अलावा आ जाता है जी हमने कब इसकी प्रोफाइलैक्सिस करनी होती है। पहले तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलैक्सिस कब करनी है? जब प्रोस्थेटिक वाल्व हो पेशेंट का, ट्रांसप्लांटेड हार्ट हो, साइनोटिक मतलब कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो, वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ों सी अनरिपेयर हो या उसमें कोई डिफेक्ट भी रहता हो। उसके बाद हमने क्या क्या देनी है इसमें? अगर तो पेशेंट जो सा है वो इन्फेक्टिव एंड अगर तो उसका जंजाइवल या टूथ होना है तो अमोक्सी, रेस्पिरेटरी में भी अमोक्सी,
सर्जरी होनी है इन्फेक्टिव स्किन की, तो आपको पता है एपिडर्माइटिस हो सकता है, तो वैंकोमाइसिन, जीआई और जीयू जेनिटो यूरिनरी, तो इसमें एनारोब्स आ सकते हैं, इसमें एम्पीसिलिन। और उसके बाद जो हमारे पास है लो रिस्क में इसमें जीआई और जीयू प्रोसीजर जो से आ सकते हैं, जिसमें हमें प्रोफिलैक्सिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, सही है। और वजाइनल और सी सेक्शन और एंडोस्कोपीज जीआई जीयू सर्जरी में ज़रूरत होती है, एंडोस्कोपी में ज़रूरत नहीं होती। अब ये हमारे पास लिखा हुआ है कि ये इंडिकेटेड फॉर हाई रिस्क। हाई रिस्क का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, जो से हाई रिस्क होते हैं। फिर उसके बाद है जी कब कब हमने सर्जरी करनी है। पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा है और पेशेंट का जो सा है वो हमारे पास क्या उसको कहते हैं लार्ज वेजिटेशन और सेप्टिक एम्बोलिक फिनोमिना बहुत हो रहा है। उसके बाद तीन जो सी वो मिलती जुलती हैं कि पेशेंट का जो सा वो पेरीवेल्व्यूलर एब्सेस वगैरह बन गई है, या पेशेंट का सेप्टिसीमिया नहीं ख़त्म हो रहा, या वो जो सा है वो हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो सा वो ड्रग से ख़त्म ही नहीं हो रहा। उसके बाद आ जी ओवरऑल रिस्क जो सा होता है डेंटल प्रोसीजर का, वो वेल्व्यूल अगर किसी बंदे को वेल्व्यूलर हार्ट डिजीज़ हुई है ना रोमैटिक फीवर की वजह से, तो उसमें हमें प्रोफिलैक्सिस देने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। वो 5 जो सी मैंने आपको कंडीशन बता दी है ना, ये वाली इसमें ही ज़रूरत होती है। इसके बाद इसने फिर से यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारे पास मेजर क्राइटेरिया क्या होता है। मेजर क्राइटेरिया में ब्लड कल्चर और इकोकार्डियोग्राफी होती है। माइनर क्राइटेरिया में टेम्परेचर और उसके बाद रिस्क फैक्टर आ जाते हैं कि आईवी ड्रग यूज़र और प्रीवियसली जिसके साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हो। उसके बाद वही फिनोमिना एम्बोलिक फिनोमिना वेस्कुलर फिनोमिना, 2 मेजर 1 माइनर और 2 मेजर केले, या फिर 1 मेजर और 3 माइनर। उसके बाद ये हमारे पास क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, इसमें आप स्प्लीनोम के लिए याद रखिएगा, बाकी मैंने आपको बता दी है। कौन सा ऑर्गेनिज्म कब इन्वॉल्व करता है। स्टेफ ओरियस जोन्स है ना, यहाँ पे लिखा वो आईवी ड्रग यूज़र वैसे आपको आएगा, या इंट्रावेस्कुलर कैथेटर्स में ज़्यादा स्टेफ ओरियस आएगा, बाकी प्रोस्थेटिक वालोड उसमें भी इन्वॉल्व कर सकता है। अगर तो हमारे पास ससेप्टेबल है तो हमने ऑक्सासिलिन देनी है, और रेजिस्टेंस है तो वैंकोमाइसिन देनी। विरिडेंस कौन सा होता है, ये जिंजाइवल मैनिपुलेशन या रेस्पिरेटरी में आता है, इसमें हम वैंकोमाइसिन देते हैं। उसके बाद स्टेफोरिया एपिडर्माइटिस, ये सबसे ज़्यादा हमारे पास आता है प्रोस्थेटिक वाल्व जब हों। एंटेरोकोकाई आता है हमारे पास यूरिनरी ट्रैक प्रोसीजर में। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस गैलोटिकस आता है जब क्लोन का कैंसर हो या आईबीडी हो। फंगस आता है कि पेशेंट ने प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक कर लिया, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है। और इंट्रावेस्कुलर कैथेटर्स, फंगस कब आता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, इंट्रावेस्कुलर कैथेटर या प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक यूज़। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे पास सब एक्यूट एंटोकार्डाइटिस करते हैं, और ये दांतों की सफाई जो नहीं ना रखते उनमें हमारे पास आता है। इसमें हमारे पास क्या बनते हैं, हेक्स से एस से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एक से एक्टिनोमाइसिस से, एक सी से कार्डियोबैक्टीरियम, ई से एक्टिनेला, सी से किगनेला। रूमाटाइड फैक्टर हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, ये नॉन स्पेसिफिक है, इसको देख के एमसीक्यूज गलत नहीं करना। हमारे पास नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस और नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस ये होता है कि हाइपरकोएगुबल स्टेट है, कोई कैंसर है या एसएलई है, या फिर हमारा एसएलई है, या जिसकी वजह से ना पेशेंट के जो वाल्व होते हैं ना उस पर हमारे पास वेजिटेशन बन जाती है, जो कि एसिम्टोमेटिक होती हैं, कोई इसमें बुखार वगैरह नहीं होता। लेकिन जब ये एम्बोलाई बनते हैं, एम्बोलिज्म करती हैं ना, फिर ये मसला का बनाती हैं। ब्लड कल्चर नेगेटिव होता है, इको पे आपको नज़र आते हैं, और ये दोनों साइड पे वेजिटेशन होती हैं। जब भी हमारे पास नॉन थ्रो ये लिम्बेंसीक डिजीज़ हो, तो आपने एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ और एज स्पेसिफिक कार्डियो कैंसर मॉनिटरिंग करनी होती है, ठीक है। उसके बाद मैं ये दोबारा आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रिवेंशन प्रोफिलैक्सिस किन पेशेंट में करनी है, जो से रोमैटिक फीवर से वाल्व वाले में नहीं करनी। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का ड्यूक्स क्राइटेरिया पढ़ लिया, 2 मेजर और 3 मेजर 1 मेजर 3 माइनर। उसके बाद हमने देख लिया कौन सा ऑर्गेनिज्म कब इन्वॉल्व होता है। उसके बाद नॉन थ्रोम्बोटिक देख लिया। उसके बाद हमारे पास रोमैटिक हार्ट डिजीज़ कि एक पेशेंट इमिग्रेंट है, डिस्फनिया ऑर्थोपनिया पाल्पिटेशन और एलिवेटेड लेफ्ट ब्रोंकस है। उसको एलिवेटेड लेफ्ट ब्रोंकस तभी होगा जब हमारे पास लेफ्ट एट्रियम की ना एनलार्जमेंट हो जाएगी। वो कब होगी, जब मिटल स्टेनोसिस। मिटल स्टेनोसिस सबसे कॉमन कौन करता है, रोमैटिक हार्ट डिजीज़। इसके बाद आ जाता है जी यही जो मैंने आपको बताया रोमैटिक हार्ट डिजीज़। रोमैटिक हार्ट डिजीज़ में हमने जोन्स क्राइटेरिया, जॉइंट कार्डाइटिस, नोड्यूल्स एरिथीमा, नोड्यूजम शैंडम कोरिया। उसके बाद माइनर क्राइटेरिया में आता है फीवर, आर्थ्रैल्जिया, रेज्ड ईएसआर, सीआरपी, कंडक्शन अबनॉर्मैलिटीज़ और आर्थ्रैल्जिया। सबसे हमारे पास लेट इसमें क्या होता है, मिटर रिगर्जिटेशन अर्ली होती है, स्टीनोसिस लेट होती है, ठीक है। पेंसिलिन हम इसमें देते हैं। इसका में क्या होता है, 2 मेजर आ जाए हमारे पास, या हमारे पास 1 मेजर 2 माइनर आ जाए। उसमें 1 मेजर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में 1 मेजर 3 माइनर थे, इसमें 2 माइनर आ जाए। ओरल अमोक्सिसिलिन हमने देनी होती है, अमोक्सिसिलिन वी। उसके बाद एक्यूट रोमैटिक फीवर जो सा है उसमें हमने लॉन्ग एक्टिंग आईवीएम
पेंसिलिन जी भी देनी होती है। अच्छा, इसमें अगर तो पेशेंट को रोमेटिक फ़ीवर हुआ है लेकिन हार्ट डिजीज़ नहीं हुई, तो आपने उसको 5 साल तक देनी होती है, 21 ईयर्स तक, जो भी लंबा हो। अगर पेशेंट को कार्डाइटिस हुआ था लेकिन कोई भी रेजिड्यूअल हार्ट डिजीज़ नहीं है, तो आपने 10 साल या अंटिल द एज ऑफ 21 ईयर। अगर एल्वुलर हार्ट डिजीज़ भी है तो 10 साल या अंटिल द एज ऑफ 40, जो भी लंबा हो इनमें से। रोमेटिक हार्ट डिजीज़ कौन सा है, अगर हम फ्रेंजाइटिस को ट्रीट करें तो उससे रोमेटिक हार्ट डिजीज़ प्रिवेंट की जा सकती है, लेकिन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं प्रिवेंट किया जा सकता। शैंडम कोरिया, ये आप एक दफ़ा देख लें हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। अब शैंडम कोरिया होता है कि हमारे पास ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल के इन्फेक्शन के बाद होता है। मोलिकुलर मिमिक्री होती है जो कि हमारे पास बेजल गैंग्लिया को डैमेज कर देती है। इसमें इनवोलेटरी जर्की मूवमेंट होती है, हाइपोटोनिया, इमोशनल एबिलिटी होती है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल टेस्टिंग में हम थ्रोट कल्चर करते हैं, एएसओ टाइटर, और उसके अलावा थ्रोट कल्चर, एएसओ टाइटर और एंटी डीएनएज एंटीबॉडी करते हैं। कार्डियक टेस्टिंग में इकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी करते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट क्या होती है, एंटीबायोटिक, पेंसिलिन जी, और सिम्टोमेटिक में मतलब पेंसिलिन जी तो आपने देनी है क्योंकि रोमेटिक की वजह से हुआ है, और हेलोपेरिडोल आपने एंटीसाइकोटिक दे देनी है। इसमें रिकरेंस होती है खुद ब खुद और रिमिशन भी हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई जो से हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करते हैं। कोई पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह है, आपने उसकी कार्डियक कैथेटराइजेशन या कोई वेस्कुलर प्रोसीजर किया, अब उसमें क्या हो सकता है, दिमाग में जाएंगे तो उसने भाई आपके एम्बोलाई कर देना है दिमाग में, ठीक है। स्ट्रोक, या हमारे पास आंखों के आगे पर्दा आ जाएगा। ओकुलर में होलन होस्ट साइन, जीआईटी में इंटेस्टाइनल इस्कीमिया, रेनल में एक्यूट किडनी इंजरी, डर्माटोलॉजिकल में ब्लूटो सिंड्रोम या फिर लेविटो रेटिकुलरस हो जाएगा। अब लैब में हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इस पेशेंट का ना एक तो क्रेटिनिन ज़्यादा होगा क्योंकि रेनल इंजरी हुई है, अजीनोफीलिया और कंप्लीमेंट कम होगा, इसमें कंप्लीमेंट कम होगा। उसके अलावा यूरिन एनालिसिस जो सा होता है, ये हमारे पास इसमें क्या होता है कि फ्यू सेल्स की कास्ट आती हैं और अजीनोफिलो यूरिया होता है, ठीक है। जब हमने बायोप्सी लेनी होती है तो हमारे पास नीडल शेप बाइकन्वेक्स क्रिस्टल्स मिलते हैं वेसल के अंदर। ट्रीटमेंट स्पोर्टिव होती है और हम स्टैटिन थेरेपी देते हैं पेशेंट को। अच्छा, उसने बताया हुआ है कि एनबीएमई में भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें उसने वो करवाया प्रोसीजर और उसके बाद ये वाले सिम्टम आने लग गए हैं, और इसमें आपने ये देखना होता है कि हिस्ट्री, आपको पता है एनबीएमई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक्यूट कोरोनरी डिजीज़, एंजाइना, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, तो आपने स्टैटिन जो सा वो चलाना ही होता है। 75 से पहले आपने हाई स्टैटिन और बाद में मॉडरेट स्टैटिन। अगर 190 से ज़्यादा फिर भी स्टैटिन चलाना, डायबिटिक में भी स्टैटिन चलाना, 40 से 75 हर डायबिटिक में चलाना होता है। जो भी हमारे पास हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया का पेशेंट हो, बेशक वो एसिम्प्टोमेटिक हो, आपने उसके डाइटरी चेंजेस करवाने हैं, उसको फिजिकल एक्टिविटी करवानी है, लिपिड लोअरिंग ड्रग उसको देनी है। हमने ना जो से एलडीएल के लेवल होते हैं वो 100 से कम रखने होते हैं। वैसे तो नॉर्मल लेवल 160 से कम होते हैं, लेकिन हमने 100 से कम रखने होते हैं। जो हमारे पास पेशेंट हेप्डोमायोलाइसिस डेवलप कर देना ज़्यादा, और ज़्यादा उसको डेवलप हो जाए, तो हम उसको ना स्टेटन थेरेपी से हटा देते हैं। लेकिन ये यूजुअली माइल्ड रिएक्शन होता है, तो आप उसकी स्टेटन थेरेपी जो सी है वो चेंज करते हो स्टेटन ड्रग, लेकिन उसको हटाते नहीं हो, ठीक है। ये लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है जी हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया। अब हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया सेकेंडरी कासिस के लिए आप उसको वैल्यूएट करें। अगर तो 150 से 500 तक है तो आप उसको डाइटरी मॉडिफिकेशन, सैचुरेटेड फैट, वेट लॉस, एक्सरसाइज और स्टैटिन थेरेपी दें। अगर 1000 से ज़्यादा है तो फिर आपने उसको फिब्रेट्स शुरू करने हैं, और एब्सटीनेंस फ्रॉम अल्कोहल कर देनी है, ठीक है। जैसे 500 से कम आते फिर आपने फिब्रेट्स हटा देने और इस पर आ जाना है। ये हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया की ट्रीटमेंट बताई हुई है। एक तो आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, उसके अलावा सैचुरेटेड फैट, एक्सरसाइज, वेट लॉस, स्टैटिन्स देने हैं। अगर तो 400 तक है, 500 तक है, तो आपने अल्कोहल को लिमिट करना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड देने, इसमें भी अल्कोहल को इनहिबिट करना है, और ओमेगा 3 फैटी। 1000 से ज़्यादा चल गया तो फिब्रेट चलाने हैं, और वो उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास पैंक्रियाटाइटिस। अगर तो 500 से कम है तो बहुत कम रिस्क होता है। अगर 1000 तक है तो माइल्ड रिस्क है, 2000 तक है तो मॉडरेट, 2000 से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। प्रेगनेंसी, अल्कोहलिज्म, ओबेसिटी और डायबिटीज़ भी, भी हमारे पास रिस्क फैक्टर हैं। इसकी आपको सिम्टम्स पता ही हैं। इसमें आपने उसको एनपीओ करना होता है, फ्लूइड हाइड्रेशन करनी होती है, पेन कंट्रोल करनी होती है। 500 से ज़्यादा है तो आपने इंसुलिन की इन्फ्यूजन देनी होती है, ट्रैक। अगर 1000 से ज़्यादा है तो आपने प्लाज्मा एक्सचेंज करना होता है। 1000 से ज़्यादा या स्वेयर पैंक्रियाटिक एसिड, हाइपोकैल्सीमिया, तो आपने उसको
एफरीसिस करनी होती है, उसको प्लाज्मा एक्सचेंज करना होता है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड इंड्यूस पैंक्रियाटाइटिस में ट्राइग्लिसराइड 500 से ज़्यादा तो इंसुलिन, 1000 से ज़्यादा तो हमारे पास प्लाज्मा एक्सचेंज। एयोटा बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट इनिशियल में जो सा होता है वो चेस्ट एक्सरे होता है, ठीक है। और ये हमारे पास उसके अलावा हम कंफर्म किसे करते हैं, सिटी स्कैन या फिर ट्रांस थोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी से। ब्लंट ट्रॉमा हुआ पेशेंट को इंटीमल फ्लैप ये हो सकता है, इसमें हमारे पास अपर लिम्ब हाइपरटेंशन, होर्सनेस ऑफ वॉइस, लोअर लिम्ब हाइपोटेंशन, सिटी या उससे हम डायग्नोज कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव फाइंडिंग ऑफ ब्लंट एरोटिक मीडियस्टाइनल वाइडनिंग होती है, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन ये भी हो सकता है। उसके अलावा लेफ्ट साइडेड फ्यूजन हो सकती है। मीडियस्टाइनल वाइंडिंग सबसे ज़्यादा है, लेकिन फ्यूजन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके पास हाइपोटेंसिव पेशेंट। जो भी हमारे पास पेशेंट आता है ना, हम उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से कम रखते हैं इसमें, ताकि पेशेंट जो सा वो ब्लीड आउट ना हो जाए। ये आपको पता है, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल है, मीडियस्टाइनम यहाँ पे वाइड हुई हुई है, ठीक है। एयोटिक डायसेक्शन है, एयोटिक डायसेक्शन इसमें हमारे पास हाइपरटेंशन, कोकीन, एम्फिटामिन, मार्फन सिंड्रोम ये सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं। टेयरिंग पेन होती है, ब्लड प्रेशर दोनों हाथों के दरमियान डिफरेंट हो जाता है, हाइपरटेंशन ज़्यादातर प्रेजेंट होती है। ईसीजी में कोई चेंज नहीं आता, चेस्ट एक्सरे में मीडियस्टाइनल वाइडनिंग होती है। सिटी और ट्रांसइसोफेजियल डेफिनेट डायग्नोसिस के लिए मैनेजमेंट कैसे होती है, सबसे पहले आपने उसको मॉर्फिन दे के पेन कंट्रोल करनी होती है, फिर उसने को आपने बीटा ब्लॉकर देने होते हैं ताकि परमिसिव हाइपोटेंशन हो सके, 100 तक ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, एस्मोलोल। फिर आपने उसको सोडियम नाइट्रोपरोसाइड देना होता है। अगर बीटा ब्लॉकर से भी उसकी हाइपरटेंशन जो सी है वो 100 से ब्लड प्रेशर 100 तक नहीं आ रहा, तो आपने सोडियम नाइट्रोपरोसाइड दे देना है, ठीक है। इमरजेंसी रिपेयर करनी होती है आपने असेंडिंग के लिए, जो ऊपर को जा रहा है, आपको पता है ऊपर को ऐसे जा रहा है तो उसका प्रेशर एवं फट ना जाए, तो उसको ना असेंडिंग में आपने देनी होती है। उसमें वो जो सा हमारे पास सबसे ज़्यादा मेन रिस्क फैक्टर है वो हाइपरटेंशन है। उसके अलावा इसने बताया हुआ है कि सब क्लेवियन और आलियक आर्टरीज़ को अगर इन्वॉल्व कर ले तो एसिमेट्रिक ऑफ पल्सेस और ब्लड प्रेशर होती है, ठीक है। इसको इन्वॉल्व कर रहे तो एसिमेट्रिक ऑफ पल्सेस और ब्लड प्रेशर होती है। अगर हमारे पास पेशेंट यूजुअली एरोटिक डायसेक्शन का हाइपरटेंशन के साथ आता है, अगर हाइपोटेंशन के साथ है, ये लिखा भी हुआ है, तो यहाँ तो उसको ना पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेट डेवलप हो गई है, एयोटिक रिगर्जिटेशन डेवलप हो गई है। उसके बाद है जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट एरोटिक डायसेक्शन। कैरोटिड आर्टरी को इन्वॉल्व करेगा तो हमारे पास स्ट्रोक हो सकता है। कैरोटिड सिंपैथेटिक प्लेक्सिस को इन्वॉल्व करेगा तो ये हो सकता है कि एरोटिक रिगर्जिटेशन। उसके बाद हमारे पास क्रोनरी आर्टरी में एमआई कर सकता है, रेनल आर्टरी में रेनल कर सकता है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास हीमोथोरेक्स कर सकता है, जो कि एक्सरे में भी आ सकती है। इंटेस्टाइनल इस्कीमिया, लोअर एक्सट्रीमिटी पैरालिसिस कर, आपने दिमाग से लेकर नीचे तक सारा आ जाना है। दिमाग में स्ट्रोक कर सकता है, उसके बाद आपने आँखों और मुंह में हॉर्नर सिंड्रोम कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास दिल में एरोटिक रिगर्जिटेशन, एमआई और टेम्पोनेट कर सकता है, लंग्स में फ्यूजन कर सकता है, इस्कीमिया और लोअर लिम्ब पैरालिसिस कर सकता है। एरोटिक रिगर्जिटेशन जो सी होती है उसमें सडन सेंट्रल चेस्ट पेन होती है, हाइपरटेंशन और पल्मोनरी एडीमा होता है। जो हमारे पास कार्डियक टेम्पोनेट होता है ये कॉम्प्लिकेशन होता है, बट कार्डियक टेम्पोनेट में आपको बैकस्ट्राइड मिलेगा और लंग्स जो से होंगे वो यूजुअली क्लियर होते हैं। एयोटिक रिगर्जिटेशन जो सा होता है उसमें पल्मोनरी एडीमा हो जाता है। अब कोई आपसे पेशेंट पूछे कि इसको एयोटिक रिगर्जिटेशन हुई है या टेम्पोनेट हुआ है, तो एयोटिक रिगर्जिटेशन में चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन और पल्मोनरी एडीमा होना है, ठीक है। क्रोनिक सिस्टेमिक हाइपरटेंशन सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। मार्फन सिंड्रोम 40 से पहले में हो जाता है। रिस्क फैक्टर है, पेशेंट को टीयरिंग पेन हो रही है, आया पेशेंट, आपने इनिशियल चेस्ट एक्सरे करना है, उसको एवेलुएट करेंगे, नहीं उसको आपने देखना है कि उसको रेनल फंक्शन टेस्ट उसके अब नॉर्मल तो नहीं और कॉन्ट्रास्ट एलर्जी तो नहीं, अगर है तो आपने टीटी कर देना है, अगर नहीं है तो आपने उसका सीधा से कौन सा वो क्या उसको कहते हैं सिटी चेस्ट एंजियोग्राफी कर देनी है, ठीक है। एमआरआई हम तब भी कर सकते हैं अगर पेशेंट जो सा फ्लैट लाई कर सकता है। ये उसने बताया हुआ है कि पल्स डेफिसिट और डिफरेंशियल ब्लड प्रेशर इन द अपर एक्सट्रीमिटी हमारे पास हो सकता, हमारे पास अगर ना हो तो ये मतलब दोनों लिम्स के दरमियान अगर प्रेशर ब्लड प्रेशर का डिफरेंस नहीं, ये नहीं आपने कहना कि भाई उसका डायग्नोज वो ये एरोटिक नहीं हो सकता। शायद उसने जो सा हमारे पास सब क्लेवियन और आइलियक आर्टरीज को ना इन्वॉल्व किया हो, समझ रहे हैं ना। स्टेबल पेशेंट में सिटी एंजियोग्राफी और अनस्टेबल पेशेंट में ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। अब टर्नर के फीचर इधर दिए हुए हैं, कोआक्टेशन, डायसेक्शन बाइकस्पिड वाल्व, वेब्ड नेक, लो फीचर, हाई आर्च्ड पैलेट और शॉर्ट स्टेचर होता है।
चेस्ट एक्सरे पे वाइडनिंग होती है एरोटिक नोब की। ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी जो सी है हम अनस्टेबल पेशेंट में भी कर सकते हैं, और सिटो एंजियोग्राफी बेस्ट होती है। जो हमें पता चल जाता है कि कितना किसका ना हुआ है। इसके बाद हमारे पास एब्डोमिनल एयोटिक एनोरिज्म है, ठीक है। इसमें मेल सेक्स, हाइपरटेंशन, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, इसमें हमारे पास एसिमेट्रिक होते हैं, ठीक हो गया। एसिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, लेकिन जो पेशेंट होते हैं उसमें सिम्टम क्या है कि उसमें पल्सेशन आपको एब्डोमेन में, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल पेन जो कि बैक की तरफ भी जाएगी। उसके बाद अगर रप्चर हो जाए तो सवेयर पेन होगी और रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा या अम्बेलिकल हीमाटोमा बनेगा। इसमें हमने इसको ट्रीट कैसे करना होता है, हमने स्मोकिंग जो सी है उसकी छड़वा देनी है बंदे की। इलेक्टिव रिपेयर अगर तो साइज़ जो सा है वो हमारे पास 5.5 से ज़्यादा है और पेशेंट एसिम्टोमेटिक है। अगर साइज़ 5.5 से ज़्यादा है और पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो आपने इलेक्टिव रिपेयर करना है। अगर पेशेंट का साइज़ अगर आपके पास पेशेंट है और वो सिम्टोमेटिक है या होमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो आपने उसकी एमरजेंसी रिपेयर करना है, समझ आई। पहले स्मोकिंग सेसेशन कर देनी है। अर्जेंट रिपेयर तब करना है जब हमारे पास साइज़ 5.5 से ज़्यादा लेकिन एसिम्टोमेटिक है। अगर अर्जेंट रिपेयर तब करना है जब हमारे पास सिम्टोमेटिक और हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल। एमरजेंसी रिपेयर तब करना है जब हमारे पास सिम्टोमेटिक भी और हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल। 3 रिपेयर हो गए, इलेक्टिव, अर्जेंट और एमरजेंसी रिपेयर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म जो है वो पोस्टीरियर भी रप्चर कर सकता है और एंटीरियर भी, मतलब दोनों तरफ से रप्चर कर सकता है। अगर तो पोस्टीरियर रप्चर किया है तो हमारे पास ज़रा डिले सिम्टम्स ऑन सेट होंगे। अगर एंटीरियर रप्चर किया है तो डायरेक्टली पेरिटोनियम में लीक कर रहा होगा और हमारे पास जल्दी सिम्टम्स आ जाएंगे। पेशेंट आया, उसको आपको एब्डोमिनल एयोटिक एनोरिज्म के सिम्टम्स हैं, ग्राइन पेन है, पल्सरटाइल मासा, फ्लैंग एकोमोसिस है और लिम्बेस्कीमिया। अब आपने देखना है कि उसको हीमोडायनेमिकली स्टेबल है या नहीं स्टेबल। अगर तो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है सीधा सिटी स्कैन मारो। अगर नहीं स्टेबल, देखो उसका पहले जैसे जो सा वो एब्डोमिनल एयोटिक एनोरिज्म का डायग्नोसिस है, अगर है तो एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी कर दो। अगर नहीं है तो अल्ट्रासाउंड करो, अल्ट्रासाउंड पे आइडेंटिफाई हो जाता है तो वो कर दो। एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म में हमारे पास पल्सटाइज एब्डोमिनल मास होता है और प्री वर्टिब्रल एरोटिक कैल्सिफिकेशंस होती हैं। ये आप देखें, अगर वाइड मीडियस डायनम है और वाइड एयोटा है, ठीक है। इसमें आपको पैरायोटिक कैल्सिफिकेशन होती हैं और ये देखें ये एयोटा रप्चर हुआ, ये सारा का सारा जो है वो हमारे पास आया हुआ है। इसने वैसे इधर ये कहा है कि पैरावर्टिब्रल एरोटिक रिगर्जिटेशन पेशेंट में हो सकती है, ठीक है। एक पेशेंट है, मेल स्मोकर है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट के साथ और उसको ये सिम्टम्स है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको एयोटिक एनोरिज्म ही है। थोरेसिक एयोटिक एनोरिज्म जो सम वाइड मीडियस डायनम एयोटिक और ट्रेकियल डेविएशन है। इनिशियल जो सा एडवाइस्ड है चेस्ट एक्सरे और वो ये पहले बताया हुआ है। एब्डोमिनल एयोटिक एनोरिज्म के लिए अल्ट्रासाउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी आपने एब्डोमिनल एनोरिज्म की रिपेयर रप्चर के सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर लिखें। अगर डायामीटर 5.5 से ज़्यादा हो जाए, रैपिड एक्सपेंशन हो जाए और 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ रहा हो, सिगरेट स्मोकिंग हो। डायामीटर, स्मोकिंग और रैपिड एक्सपेंशन। उसके बाद है जी आपने कब करना है, 65 टू 75 ईयर मेल्स जिसने कभी स्मोक की हो उसमें आपने करना होता है। एब्डोमिनल एयोटिक एनोरिज्म को आप रिपेयर कर रहे हो, बाद में पेशेंट को खून आने लग गया पखाने में तो बाउल इस्कीमिया हुआ है। मोस्ट पेरिफेरल आर्टरी एनोरिज्म पोप्लिटियल और फेमोरल में होता है। कोएक्टेक्शन ऑफ एयोटा, कोएक्टेक्शन में कंजेनिटल हो सकती है। अपर बॉडी में हमारे पास वेल डेवलप होगी हाइपरटेंशन, लोअर बॉडी में हमारे पास हाइपरटेंशन होगी, इस्कीमिया होगा। उसके अलावा ब्रेकियोफेमोरल डिले होगा, अपर लोअर में प्रेशर डिफरेंस होगा। ईसीजी पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी होगी, 3 साइन होगा, उस डेंटिंग होगी और इकोकार्डियोग्राफी डायग्नोस्टिक होती है। ट्रीटमेंट क्या होता है, डायग्नोस्टिक क्या होती है, इकोकार्डियोग्राफी। कोएक्टेशन की डायग्नोसिस है इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। हम बलून एंजियोप्लास्टी और सर्जरी कर सकते हैं। हमारे पास इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी होगी और अगर तो बाजुओं में भी प्रेशर का डिफरेंस है इसका मतलब सब क्लेवियन इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद है जी कोएक्टेशन ऑफ एयोटा। उसमें हमारे पास थिकनिंग ऑफ द ट्यूनिका मीडिया हो जाती है। वो जो आपको सिम्टम बताएं वो सेम है। अगर तो बहुत सवेयर एयोटिक कोएक्टेशन हो तो ब्लड आगे नहीं जा रहा तो हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है। इन पेशेंट में हमें पीडीए भी खोल के रखना पड़ता है ताकि आगे ब्लड जाए कोई थोड़ा बहुत, ठीक है।
उसके बाद ये इसीलिए इसने यहाँ पे कहा हुआ था कि हमारे पास कपल ऑफ डेज आफ्टर प्रेजेंट करता है, क्योंकि तब तक पीडीए क्लोज हुआ होता है। हमने ट्रीटमेंट क्या करनी होती है, एक तो सर्जिकल पे, दूसरा हमने प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देना होता है ताकि पीडीए जो सा ओपन है और बच्चा जो सा वो तब तक ठीक रहे। कंटिन्यूस मरमर आता है उसमें हमारे पास। उसके अलावा वो जो मैंने आपको बता दिया वही है, दिस अलाउ शंटिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी टू डिसेंडिंग एरोटा एओर्टिक। अगर आपको ये वुंड में भी दर्द हो रहा है, थाई पेन भी है, थाई पेन है, बॉटक पेन है और बायलेटरल हिप है, उसके अलावा इम्पोर्टेंस है, और हमारे पास सिमेट्रिकल एट्रोफी ऑफ द बायलेटरल लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, तो आपके पास एरोटिक आइली एक्लूजन है। एक पेशेंट है जिसकी हिप में दर्द है, थाई में दर्द है, बॉटक्स में दर्द है। उसके अलावा उसको मतलब ये सोच लो कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है एस और आगे लगा हुआ है पीनस, तो पीनस से इम्पोर्टेंस, एस में दर्द हो रहा है और बाकी नीचे से हमारे पास चला नहीं जा रहा, तो ये हो गया एरोटिकाली ओक्लूजन। कैरोटिड आर्टरी का ये होता है कि एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ अगर कैरोटिड आर्टरी की है तो एस्पिरिन, स्टैटिन और आपने उसके रिस्क फैक्टर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेना है, ठीक है। AB से याद रखो, एस्पिरिन, स्टैटिन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेना है। अब तो अगर तो पेशेंट एसिम्टोमेटिक है ना, लेस दैन 50 पे भी कुछ नहीं करना, 50 to 79 पे भी कुछ नहीं करना, और 80 से ऊपर आपने जो है रिवेस्कुलराइजेशन करनी है। अगर तो पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो 50 से कम पे फिर भी आपने कुछ नहीं करना। 50 to 70 अगर मर्द है तो उसमें कर देना है, औरत में नहीं करना, और अगर 70 to 99 है तो फिर आपने करना ही करना है, ठीक है। ये कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। पेशेंट है जिनको स्टेनोसिस लेस दैन शुड रिसीव पीरियोडिक कैरोटिड डुप्लेक्स सर्वेलेंस टू डिटेक्ट एनी प्रोग्रेशन। जिसमें लेस दैन 80% स्टीनोसिस हो उसकी हम एनुअल मोनिटरिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी कैरोटिड आर्टरी डिसेक्शन। कैरोटिड आर्टरी डिसेक्शन हमारे पास ट्रोमा स्पॉन्टेनियस अकरेंस हो जाती है, हाइपरटेंशन कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ में हो जाती है। इसके सिम्टम्स ज़रूरी हैं। सिम्टम्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, एक तो नेक पेन होती है, एक हॉर्नर सिंड्रोम होती है। कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसमें हॉर्नर सिंड्रोम होती है लेकिन पेशेंट को पसीना वाला मसला नहीं बनता, वो है कैरोटिड आर्टरी डिसेक्शन। उसके बाद इसका डायग्नोस हम न्यूरोवैस्कुलर इमेजिंग पे कर लेते हैं, सिटी एंजियोग्राफी पे। अच्छा, यहाँ पे हम थ्रोम्बोलाइसिस देते हैं अगर 4.5 से कम हो। अब आप सोच रहे होंगे डिसेक्शन हुई है, हमने थ्रोम्बोलाइसिस दे के पेशेंट ब्लीड करना है। दरअसल मसला ये होता है डिसेक्शन के बाद ना पेशेंट में थ्रोम्बोसिस हो जाती है, तो उस थ्रोम्बस को जोन सा रिजॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं। यहाँ पर अगर 4.5 आवर के बाद आया तो हमने एंटीप्लेटलेट थेरेपी दे देनी है। एक दफ़ा आप पेज की पिक देख लें, या वही बताया हुआ जो मैंने आपको बताया। उसके बाद एक बच्चा, उसके मुंह में पेंसिल है और उसने यहाँ ब्रश करता करता वो नीचे गिर गया। उसके बाद उसको नेक पेन है, एफेजिया, थंडर क्लैम्प हेडेक है, तो उसमें हमारे पास तो कैरोटिड इंजरीज ही होंगी। थंडर क्लैम्प हेडेक याद रखना, ये इसमें स्पेशल चीज़ है कि इसमें भी हो जाती है कैरोटिड इंजरी में। एक बंदा है जिसने मैराथन रन किया, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, ट्रॉमा, फॉल विद पीस इन ऑब्जेक्ट, स्पोर्ट्स और योगा। उसने रन किया, उसके बाद उसको हेडेक शुरू हो गया, वीकनेस, विजन लॉस, और उसने मैराथन रन किया। सिटी स्कैन नॉर्मल है लेकिन डोपलर अल्ट्रासाउंड पे हमारे पास कैरोटिड में ब्लड फ्लो नहीं है, तो हमने उसको हेपारिट और ओरल एंटीकोएगुलेंट देने हैं, ठीक है, 3 से 6 महीने के लिए। उसके बाद ट्रीटमेंट हमने तब ये वाली ट्रीटमेंट टीपीए कोई भी ट्रीटमेंट हमने तब शुरू करनी है जब हमारे पास हमने सेरिब्रल हैमरेज को रूल आउट कर लेना है। सेरिब्रल हैमरेज को रूल आउट करने के बाद हमने ये ट्रीटमेंट शुरू करनी है। थैंक यू।